हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाकी बचे हुए प्रकारों को, और उसके अंतर्गत हमने देखा था कि बडिंग क्या होता है। फिर हमने स्पोर फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को, और उस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंतर्गत हमने दो मेथड्स यानी दो विधियां देखी थी। क्या था? नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। क्लियर? और उसी आर्टिफिशियल मेथड्स के ही अंतर्गत एक टॉपिक जो वहाँ पे बच गया था, उसी टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक था टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन। टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन। क्लियर? अब देखिए टिश्यू कल्चर क्या है, तो बहुत ही आसान भाषा में शॉर्ट में समझिए कि देखिए मान लीजिए कोई फ्लावरिंग प्लांट है, कोई पुष्पी पौधा है, उसके वेजिटेटिव पार्ट से छोटा सा टुकड़ा काट करके बाहर निकाल लिया जाए। छोटा सा टुकड़ा में क्या होगा? कुछ सेल्स होंगे या कुछ टिश्यू होंगे। ठीक? तो वो छोटा सा टुकड़ा जो उस पौधे के वेजिटेटिव पार्ट से काट करके निकाला गया है, लेबोरेटरी में अलग अलग पोषक माध्यमों में उसको रख करके उसको पोषक पदार्थ दे करके उसी छोटे से टुकड़े से नया पौधा निर्मित कर दिया जाए। तो इसी विधि को कहेंगे या इसी प्रोसेस को कहेंगे टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन। ठीक? और आज के समय में ये टिश्यू कल्चर जो है ना, ये बहुत ही वृहद स्तर पे इसके द्वारा अनेकों उन्नत किस्म के पौधे उगाए जा रहे हैं। वो हम लोग लास्ट में भी देखेंगे कि इसके फायदे क्या क्या हैं। ठीक? तो उसी चीज़ को बस इतना ही है कि उस पौधे के छोटे से टुकड़े से एक नया पौधा बना देना, इसी प्रोसेस को यहाँ पे लिखा गया है। बहुत ही आसान भाषा में छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको बांट करके समझाया गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक? तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले लिखा है कि प्लांट के वृद्धि कर रहे टिप से टिश्यू या सेल्स को अलग किया जाता है। प्लांट के वृद्धि कर रहे टिप से टिश्यू या सेल्स को अलग किया जाता है। कहाँ से? वृद्धि कर रहे टिप से। देखिए टिश्यू कल्चर क्या है ना कि उस प्लांट के किसी भी भाग से, वेजिटेटिव पार्ट जो है ना, उसके किसी भी जगह से छोटा सा टुकड़ा निकाल करके उससे नया पौधा बनाया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है। लेकिन प्रीफर किसे किया जाता है? टिप को। जो वृद्धि कर रहा टिप है, जैसे मान लीजिए पौधा है, शाखाएं वृद्धि कर रही हैं, तो उन शाखाओं के टिप को यानी शीर्ष भाग के कोशिकाओं को या उस टुकड़े को काट करके लिया जाता है। कारण ये है कि जो टिप पे कोशिकाएं हैं उनमें सेल डिवीजन करने की क्षमता अधिक है, तो बहुत तेज़ी से वो वृद्धि करके नया पौधा बना लेंगी, है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले प्लांट के वृद्धि कर रहे टिप से टिश्यू या सेल्स को अलग किया जाता है। क्लियर है? और उसके बाद क्या किया जाता है कि इन टिश्यू या सेल्स को न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है। न्यूट्रिएंट मीडियम में यानी पोषक माध्यम में रखा जाता है। देखिए होता क्या है कि उस टुकड़े को छोटे से काट करके एक बर्तन में पोषक पदार्थ ले लिया जाता है। उन पोषक पदार्थों से क्या करेगा, वो जो टुकड़ा है या सेल्स हैं वो बहुत तेज़ी से सेल डिवीजन करेंगे, अपना पोषण करेंगे और सेल डिवीजन करेंगे, अपना ग्रोथ करेंगे। ठीक? तो इस चीज़ को यहाँ से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये छोटा सा टुकड़ा लिया गया, एक ब्रांच का, एक शाखा का एक छोटा सा टुकड़ा है, और ये इसका शीर्ष भाग है, टिप है। यहाँ से मान लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ से ऐसे कट किया और काट करके इसको इसमें डाल दिया, इस बर्तन में। इस बर्तन में पहले से क्या मौजूद है? न्यूट्रिएंट मीडियम यानी पोषक माध्यम। वो सारे पोषक पदार्थ यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे इसका पोषण होगा, इस टुकड़े के या सेल्स का, और वो ग्रो करेगा, वृद्धि करेगा अपना। तो मान लीजिए यहाँ काट करके डाल दिया, तो ये मान लीजिए छोटा सा टुकड़ा यहाँ जो पड़ा हुआ है वही है ये। समझ आ गई बात? अब क्या होगा, जब ये इसमें आ जाएगा पोषक माध्यम में, तो इसमें बार बार बहुत तेज़ी से सेल डिवीज़न होगा, और सेल डिवीज़न होगा तो उस सेल डिवीज़न के, बहुत सारे सेल डिवीज़न के फलस्वरूप क्या होगा कि ये कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाएगा। बहुत सारी कोशिकाएं ऐसे गुच्छा बना लेंगी, और इस गुच्छा को कहा जाता है कैलस। क्या कहा जाता है? कैलस। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, जो अगला स्टेप है कि कई सेल डिवीज़न के फलस्वरूप, किसमें कई सेल डिवीज़न? जो यहाँ पे काट करके डाला गया टुकड़ा न्यूट्रिएंट मीडियम में।
ठीक, उनमें कई सेल डिवीजन के फलस्वरूप सेल्स का छोटा सा गुच्छा बन जाता है, सेल्स का छोटा सा गुच्छा बन जाता है, जिसे कैलस कहते हैं। नाम याद रखिएगा, कैलस, कैलस कहते हैं। और देखिए कैलस की खासियत क्या होती है ना, कि ये उन कोशिकाओं का छोटा सा गुच्छा होता है, कैलस उन कोशिकाओं का छोटा सा गुच्छा होता है, या उन कोशिकाओं के छोटे से गुच्छे को कहते हैं जिनमें कोई विभेदन नहीं होता है, यानी कि जिस गुच्छे की सभी कोशिकाएं एक ही जैसी होती हैं, कोई अंतर उनमें या कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो बहुत सारी कोशिकाएं एक गुच्छा में हैं छोटे से, और ऐसा गुच्छा जिनमें सभी कोशिकाएं एक ही जैसी हैं, उसी गुच्छे को, उसी सेल्स के गुच्छे को कहा जाता है क्या, कैलस। क्लियर है? तो यहाँ पे ये कैलस का निर्माण हो जाता है, तो इसको नामकरण कर देते, क्या हो जाएगा ये, कैलस, कैलस। ठीक, अब देखिए क्या है, अब क्योंकि ये कैलस क्या है, ऐसी कोशिकाओं का गुच्छा है जो जिनमें क्या है, सभी कोशिकाएं एक ही जैसी हैं, और हमें उससे पौधा बनाना है, और पौधे में सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। जड़ की कोशिकाएं अलग तरीके की होती हैं, उनका अलग काम है, तने की कोशिकाएं अलग तरीके की हैं, उनका अलग काम है, और पत्तियों की जो कोशिकाएं वो अलग तरीके की हैं, उनका अलग काम है। ठीक, तो यानी अब ये सभी कोशिकाएं जो एक ही जैसी हैं, इनमें डिफ्रेंशिएशन आना ज़रूरी है, विभेदन होना ज़रूरी है। विभेदन मतलब सभी कोशिकाएं विभिन्न तरह की हो जाएं, अलग अलग तरह की कोशिकाएं रूपांतरित हो जाएं, मॉडिफाइड हो जाएं, अलग अलग तरह के कार्य करने के लिए। समझ में आ रही बात ना? तो अब क्या करते हैं, इस कैलस को हार्मोन मीडियम में डालते हैं। हार्मोन मीडियम मतलब ऐसा माध्यम या ऐसा बर्तन कह सकते हैं जिसमें प्लांट हार्मोन या पादप हार्मोन रखे हों, जिनकी सहायता से इस कैलस की कोशिकाओं में डिफ्रेंशिएशन आए, यानी विभेदन आए, वो परिवर्तित हों, अलग अलग रूप की हों, अलग अलग कार्य करने के लिए। ठीक, तो अगला स्टेप यहाँ पे वही लिखा गया है कि अब क्या करते हैं कि अब कैलस को क्या करते हैं, हार्मोन मीडियम में यानी हार्मोन माध्यम में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इन हार्मोन्स की सहायता से कैलस में डिफ्रेंशिएशन एंड ग्रोथ होता है। अभी वही बात बताई जा रही थी कि जब ये क्या करेंगे, अब इस कैलस को डाल देंगे किसमें, एक अलग बर्तन में, और उस बर्तन में क्या है, हार्मोन्स रखा हुआ है। कौन सा, प्लांट हार्मोन इसमें भरा हुआ है। तो जब कैलस इसमें आ जाएगा, इसमें अब रख देंगे इसको, तो इसमें क्या होगा, ये कैलस मान लीजिए यहाँ आ गया, इसमें क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, जो मेन काम है ना, विभेदन होगा, कोशिकाएं अलग अलग रूप में रूपांतरित होंगी, अलग अलग कार्य करने के लिए। क्लियर? तो अब क्या है कि ये कैलस इसमें आ गया हार्मोन मीडियम में, अब इनमें विभेदन होगा यानी डिफ्रेंशिएशन होगा और ग्रोथ होगा, जिसके फलस्वरूप छोटे छोटे पौधे बन जाएंगे, और उन छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे पौधों को कहते हैं प्लांटलेट्स। ठीक, तो अगला चरण क्या है, वही लिखा गया है कि ये हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन तथा ग्रोथ होता है, जिसके फलस्वरूप प्लांटलेट्स का निर्माण होता है। प्लांटलेट्स और कुछ नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, बहुत ही छोटे छोटे पौधे, उन्हीं को कहा जाता है प्लांटलेट्स। ठीक, तो अब उन्हीं प्लांटलेट्स का निर्माण होता है डिफ्रेंशिएशन और ग्रोथ के फलस्वरूप। और ये अब क्या करते हैं, जब वो छोटे छोटे पौधे बन गए तो क्या करेंगे कि इन प्लांटलेट्स को अब मिट्टी में रोप देते हैं, यानी मिट्टी में लगा दिया जाता है, और अब ये प्लांटलेट्स वृद्धि करके क्या हो जाते हैं, विकसित प्लांट, मैच्योर प्लांट्स बन जाते हैं। ठीक, यानी कि अब इसको जब ट्रांसफ़र किया गया तो इसके बाद का जो स्टेप है ना, ये कैलस में बार बार डिफ्रेंशिएशन और ग्रोथ होगा, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाएंगे, कुछ ऐसे। ठीक, और ये छोटे छोटे क्या हैं, प्लांटलेट्स, नाम लिख देते हैं इसका, प्लांटलेट्स, छोटे छोटे पौधे। ठीक, और इनको क्या करेंगे, अब ये निकाल करके कहाँ, मिट्टी में रोप देंगे, मिट्टी में लगा देंगे, और इनको पोषक तत्व देते रहेंगे। ठीक, और धीरे धीरे ये ग्रो करके मैच्योर प्लांट बन जाएंगे। बस इतना ही था। क्या किया, शुरुआत कहाँ से हुई, छोटे से टुकड़े से, जो कि क्या था, टिश्यू था या सेल का गुच्छा था। उसको पहले क्या किया, सिंपल सा है कि टिप से
काटा और इसको डाला किसमें, न्यूट्रिएंट मीडियम में, वहाँ पे उनमें रैपिड सेल डिवीजन हुआ, बहुत सारा सेल डिवीजन हुआ, जिसके फलस्वरूप सेल का एक गुच्छा बन गया छोटा सा। उसी गुच्छे को कहेंगे कैलस। कैलस की कोशिकाएं सभी एक ही तरह की थी, सभी की सभी, और अब उसको कैलस को डाल दिया किसमें, हार्मोन मीडियम में, जहाँ पे उनमें क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ। जो एक जैसी कोशिकाएं थीं वो भिन्न भिन्न तरह की कोशिकाएं बन गई, भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए। और जब हार्मोन मीडियम में उनको डाला, डिफ्रेंशिएशन हुआ, ग्रोथ हुआ उनमें, तो छोटे छोटे इनको वास्तव में क्या किया कि थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में तोड़ करके अलग अलग कर दिया। ठीक, तो हर एक टुकड़े में डिफ्रेंशिएशन और ग्रोथ हुआ, और जिसके फलस्वरूप बहुत सारे प्लांटलेट्स यानी कि छोटे छोटे पौधे बन गए। अब इन पौधों को वहाँ से निकाल करके क्या किया, मिट्टी में रोप देते हैं। क्लियर है, बस इतना ही है। अब क्या है कि इसके फायदे क्या हैं, टिश्यू कल्चर का लाभ क्या है। तो देखिए, इस समय जो भी पद्धतियां चली हुई हैं, भिन्न भिन्न तरह के पौधों की खेती की जा रही है, वो सभी के सभी जो पौधे हैं ना, कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा उगाए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे इस समय जो केले की खेती हो रही है, जो केले का पौधा है, स्वस्थ है और बहुत ही उन्नत किस्म का आ रहा है ना, वो इसी विधि से उगाया जा रहा है। जो भिन्न भिन्न तरह के पुष्प के पौधे, जो फ्लावर्स प्लांट हैं अलग अलग तरह के, वो भी इन्हीं विधि से उगाए जा रहे हैं। क्यों ऐसा किया जाता है, समझिए इसके लाभ क्या हैं। मान लीजिए, एक तो देख रहे हैं कि छोटे से बर्तन में बहुत सारे पौधे उग जाएंगे, छोटी सी जगह में बहुत सारे पौधों को उगाया जा सकता है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। ठीक, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं चाहिए। दूसरा फ़ायदा क्या है कि मान लीजिए ये एक पौधा है, समझिए इस चीज़ को, ये एक पौधा है, ये पत्तियाँ हैं इसकी, ठीक, और ये मान लीजिए कि इसमें कोई वायरल रोग लग गया है, वायरल डिजीज, कोई वायरस इसमें आ गया, इन्फेक्ट कर दिया इसको, पूरे भाग को कर दिया है। ठीक, पूरे भाग को। ठीक, तो अब इसके किसी भी पार्ट से नया पौधा उगेगा तो क्या होगा, वो भी डिजीज्ड होगा, रोगी होगा। ठीक, यानी अब क्या करेंगे, इसमें कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ की कोशिकाएं अभी इन्फेक्टेड ना हुई हों। समझ में आ रही बात ना। तो मान लीजिए यहाँ ये जगह जो है, यहाँ की कोशिकाएं इन्फेक्टेड अभी नहीं हुई हैं उस वायरस से, तो क्या करेंगे, वहाँ का टुकड़ा निकालेंगे। क्या निकाल रहे हैं, टिश्यू या सेल से निकाल रहे हैं, निकालेंगे और इसी विधि द्वारा इस पौधे को फिर से निर्मित कर देंगे, या क्या कर देंगे, रिप्रोड्यूस कर देंगे, है ना, आर्टिफिशियल मेथड से। तो अब क्या हुआ, क्योंकि उस टुकड़े में वायरस था ही नहीं, इसलिए वो रोग मुक्त होंगे। समझ में आ रही बात ना। इसीलिए ये विधि जो है, उसके द्वारा रोग मुक्त उन्नत किस्म के पौधे बहुत ही कम जगह में अधिक से अधिक उगाए जा सकते हैं, जिसका प्रयोग आज के समय में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक, उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा पीछे करिए, वीडियो को फिर से देखिए, उम्मीद है कि सारी चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएंगी अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक, हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो रहा टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन और उसके लाभ। ठीक, अब क्योंकि ये भी एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही है, इसलिए थोड़ा सा ये भी देख लें कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या लाभ हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लाभ। बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन के लाभ। अब देखिए, कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि यह जो विधि है ना, ये अत्यंत सस्ती है। कैसे, एक उदाहरण ले सकते हैं कि जब हम कलम लगाते हैं गुलाब का या गुड़हल का, तो उसके लिए करते क्या हैं, उसके तने का छोटा सा टुकड़ा काटते हैं, उसको ज़मीन में लगा देते हैं, कुछ दिन बाद उससे नया पौधा निकल आता है। कितना खर्चा लगा, कुछ भी नहीं, है ना। तो है ना सस्ता टेक्निक। और दूसरा क्या है कि बहुत ही कम समय में बहुत अधिक से अधिक पौधों को उगाया जा सकता है इस विधि द्वारा। कि अगर तने से उगाना है तो तने का छोटा छोटा बहुत सारा टुकड़ा ले लिया और उसको लगाते गए, कलम बना करके, और उससे नया पौधा निकलता गया, है ना। तो कह सकते हैं कि इस विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या देखने को मिल रहा है कि कम खर्चे में, अत्यंत कम खर्चे में, कम समय में अधिक से अधिक पौधों को उगाया जा सकता है। और अगला क्या है कि मान लीजिए कोई रोग ग्रसित पौधा है, उसका कोई भी पार्ट बचा हुआ है जो रोग से अभी ग्रसित नहीं हुआ है, तो उसको काट करके अगर उससे नए पौधे का निर्माण करेंगे तो वो रोग मुक्त होगा। तो कह सकते हैं अपने इच्छानुसार उन्नत किस्म के रोग मुक्त पौधे भी इस विधि द्वारा उगाए जा सकते हैं, है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पॉइंट वाइज लिखा गया है। ठीक,
कभी कोई पूछ देता है एग्जाम में कि कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या हैं, लिखिए। तो एक एक पॉइंट करके देखते चलिए, सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। पहले भी कहीं ना कहीं ये डिस्कस हो चुका है अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहला क्या है कि यह एक सस्ती और आसान विधि है, अभी बताया गया, ठीक। उसके बाद क्या है कि पौधों की संख्या में तेजी से वृद्धि की जा सकती है। इस विधि द्वारा पौधों की संख्या में तेजी से वृद्धि की जा सकती है। बीज बनने का इंतजार नहीं करना होता है। कोई भी वेजिटेटिव पार्ट काटा, लगा दिया, ये आर्टिफिशियल टेक्निक है या प्राकृतिक तौर पे भी हो रहा है, तो पुदीना हुआ, ये सब अपने आप ही निकलते जा रहे हैं, बीज बनने का इंतजार तो हो नहीं रहा है। तो शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम समय में क्या है कि पौधों की संख्या में तेजी से वृद्धि की जा सकती है इस विधि द्वारा, ये लाभ है। अगला क्या है कि एक ही पौधे के वेजिटेटिव पार्ट से बहुत सारे एक ही जैसे पौधे उगाए जा सकते हैं, है ना। कि मान लीजिए तना लिया, काट काट करके लगा दिया, तो बहुत सारे एक ही जैसे पौधे एक ही पौधे के वेजिटेटिव पार्ट से उगाए जा सकते हैं, है ना, जिन्हें क्लोन कहते हैं। जिन्हें क्लोन कहते हैं, ये शब्द फिर से आया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आया था। क्लोन किसे कहते हैं? जो संतानें हैं वो आपस में भी समान होती हैं, उत्पन्न संतानें, और अपने जनक के भी समान होती हैं, जो कि हम लोग पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। तो वास्तव में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है ना। तो जितने भी पौधे इस विधि द्वारा उगाए गए हैं एक ही पौधे के वेजिटेटिव पार्ट से, वो सभी के सभी एग्जैक्टली एक ही जैसे होंगे, है ना, फोटोकॉपी होंगे एक दूसरे के। उनका आनुवंशिक पदार्थ भी एक ही जैसा होगा और वो दिखेंगे भी एक ही जैसे, तो उन्हीं को कहते हैं क्लोन। तो सभी के सभी एक दूसरे के क्लोन होंगे, है ना। जैसे गुलाब का पौधा एक कलम काट काट करके लगा दिया तो सभी एक ही जैसे हैं, सभी एक ही जैसे देखने में भी है, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर भी एक ही है, तो सभी के सभी क्या क्लोन कहते हैं, ठीक। अगला क्या है कि बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, अनानास, अंगूर आदि के नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो बीज उत्पन्न करने की शक्ति को धीरे धीरे खो चुके हैं। जैसे उनमें से क्या है, केला है, अनानास है, अंगूर है, बहुत सारे हैं। अब उनसे जो नया पौधा उत्पन्न किया जाए, क्योंकि बीज तो है नहीं उनका, तो किससे करेंगे? इसी विधि से करेंगे। तो वही यहाँ लिखा गया कि बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे, जो पौधे बीज उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, जैसे केला, अनानास, अंगूर आदि, इनके नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं इस विधि द्वारा। ये भी एक लाभ है इनका। और जो आखिरी है वो ये है कि गुणवत्ता में बेहतर पौधे इच्छा अनुसार प्राप्त किए जा सकते हैं। वही अभी बताया गया कि मान लीजिए कि कोई पौधा है, कोई डिजीज हो गया उसको, जिससे क्या हो रहा है कि उसके फल देने की क्षमता में या फूल उत्पन्न करने की क्षमता में कमी आ गई है, यानी कि गुणवत्ता उसका घट गया है। तो वो भाग जो अभी उसका थोड़ा सा बचा हुआ है, गुणवत्ता उसकी अच्छी है, तो उस भाग से उत्पन्न कर दिया जाएगा नया पौधा इस विधि द्वारा। और वो कैसा होगा? इच्छानुसार होगा। और कैसा होगा? गुणवत्ता में बेहतर होगा। समझ में आ रही बात ना? तो वही है कि गुणवत्ता में बेहतर पौधे इच्छानुसार प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये सभी लाभ हैं किसके? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी के साथ यहाँ पर ख़त्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके प्रकार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पीय पादपों में या पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के एक्सप्लेनेशन के साथ।